Hello students, today we have to discuss the topic figures of speech. आज का मेरा टॉपिक है figures of speech. तो देखिए क्या होता है. फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है figures, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं. It is also known as अलंकार इन हिंदी. होता क्या है फिगर ऑफ स्पीच? तो मीनिंग को और अधिक क्लियर बनाने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं वो वर्ड्स हमारे होते क्या हैं? अलंकार. इंग्लिश में वैसे तो अलंकार 25 प्लस होते हैं, लेकिन आपके एकेडमिक में पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके अलंकार हमें 7 या 8 अलंकार पढ़ने हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं. उसमें जो मेन अलंकार हैं, वो जो पहला अलंकार है वो हमारा क्या है? सिमिली. देखिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट अलंकार की बात करते हैं जिसे क्या कहते हैं? सिमिली. सिमिली अलंकार है. इट इज ऑल्सो नोन इन हिंदी एज उपमा. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे. इन सिमिली टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड. यानी अगर डेफिनेशन की बात करें, इन simile two unlike things are compared. इसका मतलब है कि दो जो है ऐसी वस्तुएं हैं जो एक जैसी नहीं हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो. It uses words. It uses words such as so, as, like, etc. इसका मतलब ये है कि जो सिमिली अलंकार है उसमें हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं. ध्यान ये रखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दो चीज़ों की, दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की आपस में तुलना तो करते हैं, लेकिन तुलना करने में एक बात का जो विशेष ध्यान रखना है वो ये कि दो तुलना चीज़ें करने वाली दोनों डिफरेंट होनी चाहिए और दोनों में कम से कम एक गुण समान होना चाहिए. जैसे हमने कहा कि अगर हमने ये कह दिया कि कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसकी दो क्वालिटी एक जैसी, क्वालिटी एक सेम हो, दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए. जैसे हमने कहा ही इज लाइक अ लॉयन इन द फील्ड. हमने ये कहा कि हिज brother is as intelligent as you. ये सेंटेंस मेरा गलत है. इस सेंटेंस में ये सेंटेंस हमारा सिमिली नहीं है. ऐसा क्यों? एक बार आप लोग जरा सोच करके बताइए.
इसमें सिमली इसलिए नहीं है क्योंकि कोशिश करना दो गुण जिनकी हम कंपैरिजन करते हैं, ही और यू, ये एक ही स्पेसीज की हैं। यानी होता यह है, दो इंटेलिजेंट जो शब्द है दोनों में ये कॉमन है, ये समान है दोनों में गुण, लेकिन ये और जिनकी तुलना करते हैं ये डिफरेंट होना चाहिए। ये भी हिज ब्रदर और यू एक ही प्रजाति की बात हो रही है, और ऐसे में एक ही प्रजाति की दोनों चीजें होना नहीं चाहिए। अगर वास्तव में ये एक सामान्य तुलना कहलाएगी, सिमिली वाली तुलना नहीं कहलाएगी। इसलिए ध्यान रहे कि सिमिली की जो परिभाषा है, जो सिमिली का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हमें याद रखना है, और बिना उस डेफिनेशन के हम आगे उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि डेफिनेशन रखेंगे तो उसको एक एक चीज़ को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे है ना, जैसे हमने कहा ही मीन्स वह रोज दहाड़ता है, लाइक आ लॉयन। इसमें ये सिमिली है क्योंकि ही एक अलग प्रजाति का है, लॉयन एक अलग प्रजाति का है, दोनों का काम कॉमन क्या है? दहाड़ने का काम। तो सिमिली की पहली जो शर्त है वो ये तुलना की जाती है, और तुलना दो डिफरेंट वस्तुओं में होनी चाहिए जिनमें कम से कम एक गुण समान होना चाहिए। सिमिली का मतलब है कि दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए जिसमें कम से कम एक गुण समान होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिली। नेक्स्ट अलंकार हम लोग देखते हैं मेटाफर। मेटाफर यानी सेकंड हमारा अलंकार क्या है? METAPHOR। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रूपक। रूपक का मतलब है कि ये भी एक सिमिली का ही पार्ट है, अर्थात इसकी डेफिनेशन ये है कि तुलना करने वाले दो वस्तुओं के नाम, दो चीज़ों की या व्यक्तियों या वस्तुओं में आपस में तुलना तो की जाती है, लेकिन तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किए जाते। यानी तुलना सिमिली में भी होती है, तुलना मेटाफर में भी होती है, लेकिन कंपैरिजन क्या है कि सिमिली में तुलना करने वाले शब्दों जैसे लाइक और एज या सो आदि का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेटाफर में भी, रूपक अलंकार में भी तुलना करते हैं, लेकिन तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है, डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद हम इसके आगे बात करें। तो इसका मतलब है कि इट इज, जो मेटाफर है, इट इज एम्प्लाइड सिमिली इन विच वर्ड्स, यानी इट इज एम्प्लाइड सिमिली it is implied simile in which words such as, in which words such as like, as, so, जिसमें like, as और so ये जो वर्ड्स हैं आर, इनमें आर omitted, आर omitted। इसका मतलब है इट इज इम्प्लाइड सिमिली, अर्थात
ये भी, इसमें भी सिमिली होता है, यानी ये भी एक सिमिली का ही रूप है, लेकिन इसमें सिमिली की तरह इन वर्ड्स सच एज, यहां पर विच शब्द लिखने, इन विच वर्ड्स सच एज, लाइक, एज, सो आर ओमिटेड, यानी ये इन शब्दों का लोप हो जाता है, तुलना करते हैं लेकिन इसमें ये शब्द नहीं रहते हैं। जैसे हमने कहा ही इज लाइक अ लॉयन, हमने लिख दिया ही इज लाइक अ लॉयन, तो ये हमारा अलंकार क्या हो जाएगा, सिमिली है। लेकिन अगर हम ये कह दें ही इज अ लॉयन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सिमिली में दो अलग अलग चीजों का अस्तित्व बना रहता है, दोनों चीजों का अलग अलग अस्तित्व बना रहता है और उन दोनों चीजों की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेटाफर में क्या है, दोनों का अलग अस्तित्व नहीं होता, पहले वस्तु को ही, पहले व्यक्ति को ही दूसरा व्यक्ति या वस्तु या जीव मान लेते हैं, तो इसका हम और तुलना करने वाले शब्दों का भी यूज नहीं किया जाता है। जैसे ये कह दें कि शी इज एन एंजल, अगर हमने कह दिया शी इज एन एंजल, वह एक एंजल है, और अगर बाय द वे इसी में लाइक यूज कर दें तो एंजल की जगह पर, तो फिर ये सिमिली हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिमिली और मेटाफर में यही डिफरेंस है कि दोनों में तुलना होती है, एक में तुलना यानी सिमिली में तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है और रूपक में तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी मेटाफर में तुलना करने वाले शब्दों का यूज नहीं करते हैं। तो उम्मीद है अगर हम ये कह दें हिज फादर इज अ रॉक, हिज फादर इज अ रॉक, इसका मतलब है ये हमारा मेटाफर है। अगर यही कहते हैं हिज फादर इज लाइक अ रॉक, तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। लाइक वर्ड लगा देंगे तो सिमिली हो जाएगा। अगला अलंकार हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है इट इज कॉल्ड द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग abstract, personification। थर्ड वाला है हमारा अलंकार PER, PERSONIFICATION। अलंकार का नाम हो गया हमारा क्या, पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहते हैं, मानवीकरण। हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण होता क्या है, it is called the visual representation, it is called the visual representation किस चीज का, of something abstract, of
समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि the things are personified। इसका मतलब ये है कि वस्तुओं को मानवीकृत किया जाता है, मानवीकृत किया जाता है, चाहे ये कहें, या अगर थर्ड लिख लें तो कहते हैं कि व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज presented as a living thing, when a non-living thing is presented as a living thing। तीनों डेफिनेशन का अर्थ एक ही है कि जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह दिखाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं अगर किसी, जैसे मान लिया कहा जाए टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मैंने लिखा, एग्जाम्पल की बात करें, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका मतलब क्या है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका मतलब हिंदी में कहेंगे समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। टाइम इज टाइड वेट फॉर नन, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसका मतलब है प्रतीक्षा करने वाला, इंतजार करने वाला कोई न कोई व्यक्ति होगा, लेकिन इसमें उसको ऐसे दिखाया जाता है कि इंतजार नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि ये सब क्या है हमारा, जैसे द फ्लावर्स, हमने कहा द फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर। इसका मतलब है कि फूल पानी मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे। पानी मांगने का काम तो कोई लिविंग थिंग करेगा, सजीव करेगा, तो इसलिए ये निर्जीव वस्तु को भी सजीव दिखा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है हाइपरबोल का पर्सोनिफिकेशन मतलब है, हमने कहा दीज वेव्स अटैक मी। आजकल जो है जो वेव्स चल रही हैं, हमने कहा दीज वेव्स दीज वेव्स, ये जो लहरें हैं, वेव्स हैं, ये हमला कर रही मुझ पर। हमला करने वाला कोई व्यक्ति होगा कोई, तो इसलिए हमें क्या, ये क्या है हमारा पर्सोनिफिकेशन।
तो 3 अलंकार हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन से? एक देखा सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सनिफिकेशन। अब हम देख रहे हैं चौथा, दैट इज नोन एज अ हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? इसके नाम से पता चलता है। अ हाइपरबोल इज अ एग्जैजरेशन। अगला अलंकार हम लोग लिखते हैं क्या? थर्ड हो गया। फोर्थ अलंकार हमारा है हाइपरबोल। HYPERBOLE, हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है, हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब क्या हुआ? कि कोई चीज बढ़ा चढ़ा करके कही जाए। तो बढ़ा चढ़ा करके कहने का मतलब क्या है? कैसे बढ़ा चढ़ा के कहेंगे? हाइपरबोल इज एन एग्जैजरेशन। डेफिनेशन लिख लें। हाइपरबोल इज एन एग्जैजरेशन, मतलब है कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही जाए। which may a hyperbole is an exaggeration, एक बढ़ी चढ़ी बात कह करके, यानी बड़ी जो है बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। which may be used for emphasis, which may be used for emphasis और ह्यूमर। जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है? कोई चीज़ बड़ी चढ़ी चीज़ हो या फिर ह्यूमर क्रिएट करने के लिए चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे अगर ये भी कह सकते हैं कि ये हाइपरबोल एक ऐसा होता है कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हाइपरबोल इज यूज टू मेक एनी बोरिंग थिंग मोर इंटरेस्टिंग। अगर कोई बोरिंग थिंग है उसको और अधिक इंटरेस्टिंग बनाना हो तो भी हाइपरबोल यूज करते हैं। कैसे? शी इज सो हंग्री शी कुड ईट अ हॉर्स। शी इज सो हंग्री she could eat a horse। कहा इतना भूखी कि घोड़ा भी खा सकती है। इसका मतलब क्या है? कि ये पॉसिबल है, ये संभव है कि कोई व्यक्ति घोड़ा खा ले। कहा जाए कि she wept ocean of tears। कितना रोई कि समुद्र भर गया। वह इतना रोई कि समुद्र भर गया। क्या यह पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति इतना रोए जिससे समुद्र भर जाए? ये सब क्या है? हाइपरबोल है। जरा सा युद्ध हुआ, जरा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, कह दिया युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बह गईं। युद्ध चाहे जितना भयानक हो, नदियां नहीं बह सकती हैं। तो ये सब क्या है? हाइपरबोल। यानी एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक ये हो गया। जैसे कह दिया जाए कि
the rivers of blood flowed in the battlefield. इसका मतलब क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बह गई। तो ध्यान रखना है, ये पॉसिबल नहीं है कि युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बह जाएं। अगला अलंकार हम लोगों को देखना है कौन सा? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? दो विरोध वाली, जिसके नाम से ऑक्सीमोरन का हिंदी नाम होता है विरोधाभास। तो इसके नाम से पता चलता है इसमें विरोध का आभास होता है, लेकिन एक्चुअल में विरोध होता नहीं है, केवल विरोध का आभास होता है। तो विरोधाभास कहलाता है, इसके नाम से ही पता चलता है। तो अगला हमारा है जो फिफ्थ है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास। विरोधाभास मैंने बताया कि विरोध का आभास होना। कैसे विरोध का? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंड, इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंड। क्या करने के लिए? ये एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो अपोजिट आइडियाज को जोड़ा जाता है, लेकिन क्या करने के लिए देखना है? टू क्रिएट एन इफेक्ट, टू क्रिएट एन इफेक्ट। इसका मतलब है कि इनमें दो अलग अलग विचार होते हैं और इसमें दोनों को विरोध तो करते हैं, विरोध का आभास तो, सॉरी विरोध नहीं, विरोध का आभास तो होता है लेकिन विरोध होता नहीं है। देखिए, जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक वाज, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, हम लोग सब जानते हैं, बुक्स भी पढ़ा उसके बारे में, हम सब जानते हैं क्या लिखा जाता है, वाज द वाइजेस्ट फूल। कैसा था? वाइजेस्ट फूल। जो व्यक्ति ईमानदार है, बुद्धिमान है, वो मूर्ख कैसे हो सकता है? एक लाइन लिखी है कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एक पोएम पोएट्री में लिखे एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये
जिसके पास संतोष है, यानी कॉन्टेनमेंट की बात कही गई पोएम में, कह रहा है उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी, कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है, यह सब कुछ होता है। यानी जिस व्यक्ति के पास ये पोएम एक लिखी गई है उसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास संतोष है, उसके पास समझ लीजिए कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है। इसका मतलब है कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है। तो टू अपोजिट आइडियाज आर डिस्क्राइब, दो विरोधाभास वाली आइडिया को डिस्क्राइब किया गया है। तो ऐसी चीजों का क्या है हमारा ये पर्सोनिफिकेशन है, सॉरी ऑक्सीमोरन है। जैसे कहा जाए कि I am feeling sweet pain, दो अपोजिट, दो डिफरेंट, दो विरोधाभास। मीठा दर्द हो रहा है, तो दर्द है वो मीठा कैसे, अगर मीठा है तो दर्द कैसे। कहा जाए दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला रहस्य है। क्या कहेंगे, यह एक खुला रहस्य है। जो खुला है वो रहस्य कैसे है, अगर रहस्य है तो खुला कैसे। इसका मतलब है दो विरोधाभास वाली बातें, चीजें इसमें एक साथ दी गई हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, दैट इज नोन एज अ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब है, हिंदी में हम लोग पहले पढ़ा करते थे अनुप्रास अलंकार, तो उसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन को के बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं पहले, क्या होता है। अगला ALLITERATION, एलिट्रेशन हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रास। ये कौन सा अलंकार है? एलिटरेशन है, अनुप्रास है। हम लोग हिंदी में पहले पढ़ चुके हैं कि अनुप्रास होता क्या है। तो अनुप्रास, द ऑकरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स आर और साउंड। क्या होता है? द ऑकरेंस ऑफ द, इसकी डेफिनेशन क्या है, द ऑकरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स और साउंड्स। यानी अगर बाय द वे कोई सेम लेटर रिपीट हो या सेम साउंड रिपीट हो तो समझ लेना वो हो क्या जाता है, अलंकार कैसा हो जाता है, वो हमारा एलिट्रेशन, या हिंदी में कहेंगे उसे अनुप्रास अलंकार है। जैसे कहा जाए कि एग्जाम्पल की बात कहें, हमने कहा ही
comes again and again, दो बार अगेन अगेन रिपीट हुआ, कि यानी यहाँ पर कह रहा है कि वह बार बार आता है, अगेन अगेन आता है, या कोई लेटर रिपीट हो सकता है, तो इसलिए हम समझ जाएं, इसका मतलब है ये कि वर्ड रिपीट हो रहा है। जहां पर भी वर्ड रिपीट होगा वो समझ लेना है क्या है, वर्ड हमारा एलिट्रेशन है। जैसे हमने कहा फ्रॉम फोर्थ द फैटल आइनिस इज देयर, कोई भी वर्ड ऐसा हो जो बार बार रिपीट हो। जैसे हमने कहा कुक, कुकीज, कुक्ड, कुक, कुकीज, कुक्ड। अब क्या है, 3 बार ये वर्ड रिपीट हो गया, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, एलिट्रेशन का है। एलिट्रेशन में कोई चीज बार बार रिपीट होती है ना। जैसे कहा जाए नाउ माई ड्रीम्स आर ड्राउनिंग डाउन अनदर रोड, हमने कहा माई ड्रीम्स आर ड्राउनिंग डाउन, अब बार बार डी अक्षर आ रहा है, माई ड्रीम्स आर ड्राउनिंग डाउन अनदर रोड। तो डी, इसमें डी आया, फिर यहां पर भी डी आया, फिर यहां पर भी डी लेटर बार बार जो है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है ये हमारा क्या है, एलिट्रेशन, या हिंदी में कहेंगे अनुप्रास। अगला अलंकार हम लोग देखते हैं, वो कौन सा हमारा, ओनोमेटोपोइया। तो ओनोमेटोपोइया की बात हम अगर करें, क्या होता है ओनोमेटोपोइया, पहले देखते हैं। होता क्या है इसमें, ओनोमेटोपोइया, तो हम लोगों ने कितने पढ़ लिए हैं अभी तक, फिफ्थ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ये फिफ्थ था ऑक्सीमोरन, और ऑक्सीमोरन के बाद में सिक्स था हमारा एलिट्रेशन, ये 6 नंबर हो गया। और उसके बाद में ये नंबरिंग देख लेते हैं कुछ, एक और 6, ये फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया, और इस पे ये हमारा क्या हो गया था, ये थर्ड हो गया था, और थर्ड के बाद ये सेकंड था, और ये हमारा क्या था, फर्स्ट। तो हम लोगों ने सिमली पढ़ लिया। सिमली के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, मेटाफर यानी रूपक पढ़ लिया। रूपक के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पर्सोनिफिकेशन थर्ड हो गया। उसके बाद में फोर्थ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाइपरबोल, ये फोर्थ नंबर पर हमारा हाइपरबोल हो गया, यानी कि अतिशयोक्ति। और फिफ्थ नंबर पर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। और 6 नंबर पर हमारा हो गया क्या, एलिट्रेशन। अब 7th नंबर पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओनोमेटोपोइया। तो ओनोमेटोपोइया की बात करते हैं। ओनोमेटोपोइया, इसके नाम से पता चलता है ये ध्वनियों को बताता है। ये क्या है, ध्वनि सूचक अलंकार, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं,
इसको हम कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। ये ध्वनियों को बताता है। कैसी ध्वनियों को बताता है, इसको बताने से पहले जितनी भी ध्वनियां हैं ये सब इसी का पार्ट है। सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे क्या है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इमिटेट्स, इट इज अ फिगर ऑफ speech that imitates, imitate मतलब होता क्या है, नकल करना, जो नकल करता है बताता है। तो it that imitates the natural sound of thing, the natural sound of things, यानी किसी वस्तु का जो नेचुरल साउंड है उसकी नकल करता है, उसकी साउंड को बजाता है, बताता है। कह सकते हैं द साउंड्स आर मिमिक्स, ऐसा कह सकते हैं। द बजिंग बी फ्लो अवे, हमने कहा एग्जाम्पल की बात करें तो बी यू बजिंग, फिर से लिख दे रहा हूं बजिंग को, बी यू डबल जेड आई एन जी, बी फ्लो अवे। भिनभिनाती हुई जो मधुमक्खियां हैं वो उड़ गई। इसका मतलब है कि पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बजिंग जो शब्द है ये क्या है, ओनोमेटोपोइया है, क्योंकि ये नेचुरल साउंड मधुमक्खियों की, ये वर्ड इसमें क्या है ओनोमेटोपोइया, ये मधुमक्खियों की समझ लीजिए साउंड के बारे में बात करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बोलने की ध्वनियाँ अलग अलग हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं। थिंग्स लिख ले रहे हैं और आगे लिख लेंगे साउंड्स। थिंग्स ऑब्लिक एनिमल्स, और इसके आगे हम लिख ले रहे हैं इनके क्या हैं, साउंड्स। थिंग्स क्या क्या हैं, जैसे ये एनिमल्स क्या क्या हैं, जैसे कॉक्स है, COCKS, कॉक्स। कौवा जो है क्या करता है, साउंड उसका क्या है, क्रो। तो कॉक्स जो है वो क्रो करता है। कैमल्स जो हैं जितने ऊंट, CAMELS, कैमल्स जो है वो ग्रंट करते हैं। तो GRUNT जो कैमल्स की भाषा है, ये नेचुरल साउंड है, वो ग्रंटिंग की है। अगर बैट्स स्क्रीच कहते हैं, चहचहाते हैं, चमगादड़, स्क्रीचिंग करते हैं चमगादड़। कैट्स जो अगर बिल्लियां हैं वो म्याऊ करती हैं। बछड़े जितने हैं, छोटे बच्चे, काफ्स, बछड़े हैं, इनकी जो साउंड आती है वो ब्लीट होती है, BLEAT। जैसे स्नेक है, जितने स्नेक हैं वो हिस करते हैं। और लायन है वो रोर करता, दहाड़ता है।
और डोंकी की बात करें तो ब्रे चिंघाड़ता है। ये सब सारी हमारी ध्वनियाँ हैं। इनमें से इसी तरह की कोई भी एक ध्वनि आ जाए तो समझ लेना है कि ये हमारा अलंकार कैसा है, ओनोमेटोपोइया। इनको नोट कर लेना है ताकि कम से कम वहाँ पता चल जाए। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इसकी मीनिंग क्या है, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा एक अलंकार और बचा है इसी में, जो पढ़ने वाला है मेन, वो है ये एपोस्ट्रॉफी, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संबोधन। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमारा APOSTROPHE। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, संबोधन। इसे संबोधन अलंकार बोलते हैं। इसमें क्या है, संबोधित किया जाता है किसी न किसी चीज को, तो संबोधन वाले अलंकार हैं। पहले इसको पढ़ने से पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लें। तो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज व्हेन एब्सेंट और डेड पर्सन, यानी दिस फिगर ऑफ स्पीच इज used when absent or dead person ये एक ऐसा है जब एब्सेंट और डेड पर्सन या फिर एन ऑब्जेक्ट इज एड्रेस्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कहीं पर भी इसको एड्रेस किया जाता है, जब किसी मरे हुए व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के विचारों को एड्रेस किया जाता है, तो ध्यान रखना है उसे हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी। उसमें ये भी ध्यान रखना है कि उस एड्रेसिंग के पहले हमें, एड्रेसिंग शब्द के बाद में हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगाना होता है। ओ सॉलिट्यूड, एग्जाम्पल हमने कहा, कोई वर्ड लिखा, किसी को सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांतता, तो ओ सॉलिट्यूड, जैसे मान लिया सॉलिट्यूड क्या है, उसको क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, वेयर आर माई चार्म्स, ओ सॉलिट्यूड, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, वेयर आर माई चार्म्स, मेरे जो चार्म्स है वो कहाँ है। ओ लिबर्टी, दाउ गॉडेस हेवनली ब्राइट, ओ लिबर्टी, लिबर्टी को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि वो है क्या, तो दाउ गॉडेस हेवनली ब्राइट, दाउ गॉडेस हेवनली ब्राइट।
तो ध्यान रखना है, एक्स्ट्रामेट्री मार्क्स लगा हो तो समझ लेना है। कई बार एक्स्ट्रामेट्री मार्क ना लगा होने के बाद कॉमा भी लगा होता है, कॉमा लगा है तो भी मान लेना है कि ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा अपोस्ट्रोफी। जैसे मतलब लिखा होता है, शेक्सपियर की कुछ पोएम से लिखा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कॉमा ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये भी एग्जाम्पल हमारा किसका है, संबोधन का है, एपोस्ट्रोफी का है। तो ये हमारे कुछ अलंकार थे जो फिगर ऑफ स्पीच हमने शुरुआत से इसमें लिखा। अब हमने कहा अब कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। बाकी इसके हम क्वेश्चंस कल करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चंस के पहले हम आज एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आपने ठीक से इसको पढ़ा है तो आपको, अगर ठीक से आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको समझना है, देखना है कि कौन सा अलंकार ये है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, आज जितनी चीज़ें अगर हमने पढ़ाई है, अगर आप लोगों को क्लियर है तो उसमें से एक आध क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो आपको रिप्लाई करना होगा। कोशिश करिए। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, हमने लिखा कम एंड क्लीन योर क्लोजेट। कम एंड क्लीन योर क्लोजेट। क्लोजेट मीन्स पता नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूं। द मीनिंग ऑफ क्लोजेट इज वार्डरोब। जो कपड़ों की अलमारी है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजेट बोलते हैं। तो अब है 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इस सेंटेंस में है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये सिंबली है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ये मेटाफर है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ये पर्सनिफिकेशन है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ये एलिटरेशन है। तो हम लोग, अगर हम लोगों ने आज के अलंकार पढ़े हैं, अगर ये समझ में आया है तो आपको बताना चाहिए कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा है, हम जानते हैं कोई कंपैरिजन नहीं, ना तो सिमिली हो सकता है, ना मेटाफर हो सकता है, ना पर्सनिफिकेशन। कम में देखो सी लेटर रिपीट है, क्लीन में भी देखो सी आया है, क्लोजेट में भी सी आया है, कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कौन सा अलंकार है हमारा, एलिट्रेशन, यानी करेक्ट आंसर होगा डी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। इनके जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं या आने की पॉसिबिलिटी है, अगर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं वो सब हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज थैंक्स फॉर द डे।